Assalamualaikum class. Today is 7th December Monday and today's topic is about ancient Chinese agriculture, architecture and farming. So previous lecture में हम लोगों ने उनकी कुछ philosophies पढ़ी थी, बुद्धिज्म, ताओइज्म, कॉन्फ्यूशनिज्म. उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया. सो हम लोग एंशियंट चाइनीज़ का आर्किटेक्चर से स्टार्ट लेते हैं. सो उनका आर्किटेक्चर था कैसा, कितने टाइम इंटरवल के लिए रहा, अगर वो रहा नहीं तो फिर क्यों नहीं रहा, कि उसके एविडेंसेस क्यों नहीं मिले हमें. सो क्योंकि हमारे पास बाकी जो आर्किटेक्चर हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरीज के प्रीवियस सिविलाइजेशन के पढ़े हैं उनके आर्किटेक्चर की काफ़ी एविडेंसेस अवेलेबल थी जो रिसर्चर्स वगैरह ने फाइंड आउट की थी. सो क्योंकि वो स्टोन से मार्बल्स वगैरह से डिज़ाइन की गई थी, सो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम ट्रेवल के लिए वहाँ पर एग्जिस्ट करती रही थी. बट जो एंशियंट चाइनीज़ का आर्किटेक्चर है वो बहुत जल्दी वैनिश्ड हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था. सो उसकी कोई ज़्यादातर एविडेंसेस नहीं है. सो लेट्स रीड आउट. देयर आर वेरी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ architecture from ancient China as wood was used as a main building material which rotted away with the time. Beside palaces and pagodas, a number of public projects such as canal and bridges were also built to promote trade and provide transportation. So जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि आपके पास जो चाइनीज़ आर्किटेक्चर था वो बहुत जल्दी टाइम के साथ रोटन हो गया था. रीज़न क्या था कि वो वहाँ पर उनका आर्किटेक्चर की ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है कि उन्होंने जो मेन मटेरियल यूज़ किया था अपना आर्किटेक्चर वगैरह बिल्ड करने के लिए वो वुड मटेरियल था. सो वुड एज टाइम पासिस वो ख़राब हो गई. सो जिसकी वजह से उसकी एविडेंसेस नहीं है. नॉर्मली कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स थे जो उन्होंने उस टाइम टेबल पे बनाए थे, कैनाल थे, ब्रिजेस वगैरह थे, जो उनके आर्किटेक्चर को के कुछ एविडेंस बाद में मिले थे जो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए गए थे कि एक ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो उनको कन्वीनियंट नहीं था, उनको ब्रिजेस वगैरह डिज़ाइन करने थे, किनारे वगैरह डिज़ाइन किए गए थे अपनी कन्वीनियंस के लिए. सो उनके आर्किटेक्चर नॉर्मली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था. इम्पीरियल आर्किटेक्चर, कॉमनर आर्किटेक्चर और रिलीजियस आर्किटेक्चर. इम्पीरियल आर्किटेक्चर वो होता था जो उनके रूलर्स वगैरह किंगडम वगैरह के लिए डिज़ाइन किए जाते थे. सो इम्पीरियल आर्किटेक्चर के लिए नॉर्मली वो लोग जो सिम्बलाइज करता था, उसको डिफ्रेंशिएट करता था दूसरे आर्किटेक्चर थे, वो उसका रूफ का स्ट्रक्चर होता था. वो जो रूफ टॉप पे स्ट्रक्चर यूज़ करते थे वो लोग येलो रूफ टाइल्स यूज़ करते थे जो उनको डिफ्रेंशिएट करता था डिफरेंट आर्किटेक्चर्स के लिए. और जो उनका कॉमनर आर्किटेक्चर था वो कॉमन पीपल्स के लिए था, जो लोकल रेजिडेंशियल्स होते हैं, जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं, वहाँ के नॉर्मल सिविलियंस होते हैं, उनके जो घर वगैरह होते हैं उनको हम लोग कॉमनर आर्किटेक्चर कहते हैं. और जो थर्ड कैटेगरी आर्किटेक्चर की दैट इज़ कॉल्ड रिलीजियस आर्किटेक्चर, जो टेम्पल्स वगैरह बुद्धिस्ट वगैरह ने बुद्धा टेम्पल वगैरह जो उस टाइम टेबल पे था वो उस कैटेगरी में जो आर्किटेक्चर था उसको हम रिलीजियस आर्किटेक्चर कहते हैं. सो नॉर्मली ज़्यादा आर्किटेक्चर की डिटेल नहीं है. एंशिएंट आर्किटेक्चर ज़्यादा टाइम ट्रेवल के लिए रहा ही नहीं था और उसके ज़्यादा एविडेंसेस भी नहीं मिले थे. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एंशिएंट चाइनीज़ का एग्रीकल्चर, उनकी फार्मिंग. सो जो मोस्ट कॉमन जॉब थी उस टाइम की वो फार्मिंग की थी. ज़्यादातर वहाँ के सिविलियंस, ज़्यादातर लोग वहाँ पर फार्मर्स होते थे. बहुत कम है जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं. यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह थे, और तो ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे फार्मर्स की थी. सो स्टार्ट कब हुआ था फार्मिंग का प्रोसीजर? 6000 बिफोर क्रिस्ट फार्मिंग बिगिन की गई थी. लेट्स रीड आउट इट. Historians believe farming began in China about 6000 before Christ. Millet was first crop grown here. Rice was farmed around the same time. So हम लोगों ने previous civilizations पढ़ी थी जिनमें राइस नहीं ग्रू किया गया था. Although Chinese first थी जिन्होंने राइस ग्रू किया था. राइस के लिए जो फर्टिलाइजर्स वगैरह. So farming created more food which increased the population and allowed people to do different jobs besides constantly looking for the food. So normally वहाँ पे जो उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का प्रोसीजर, उसको वेल इस्टेब्लिश्ड बनाने का प्रोसीजर फार्मिंग ने किया था. फार्मिंग ने ज़्यादा फूड क्रिएट किया था, सो उनकी पॉपुलेशन भी
इवेंचुअली इंक्रीज हो रही थी। एज पॉपुलेशन इंक्रीज थी, उनकी जॉब की भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, लोगों के पास ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा जॉब की पॉसिबिलिटीज़ थी। सो इस प्रोसीजर के थ्रू जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो नॉर्मली डेवलप हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, जॉब इंक्रीज हो रही थी। सो डिफरेंट सिविलाइजेशन के बिसाइड जो चाइनीज थी वो वेल डेवलप्ड इस तरह हो रही थी। इवेंचुअली पीपल नीड लीडर्स टू ऑर्गेनाइज इरीगेशन एंड स्टोर फूड। और जो मेजर पर्सपेक्टिव है, जो फार्मिंग ऑल ओवर द फार्मिंग का पूरा प्रोसीजर है, वो कंट्रोल गवर्नमेंट उनकी वहाँ पे करती थी। गवर्नमेंट ही ऑन करती थी वहाँ के लैंड को। और ऑल्दो जो वहाँ के फार्मर्स थे वो अपने मंथली जो वहाँ पे होते थे फार्मर्स, वो अपनी गवर्नमेंट को सर्व करते थे। और जो उनकी प्रॉपर अर्निंग होती थी उसका भी एक पार्ट वो लोग अपने रूलर्स को, वहाँ के जो किंगडम्स होते थे, रूलर्स होते थे, वो उनको देते थे। सो फैमिलीज दैट कंट्रोल लैंड एंड इरीगेशन बिकम पावरफुल। नॉर्मली जो कंट्रोल करती थी वो पावरफुल फैमिलीज होती थी। नॉर्मली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। जो कॉमन सिविलियंस थे वो ज़्यादातर वहाँ पे वर्कर्स होते थे, ऑनरशिप उनके पास नहीं थी, ज़्यादा ऑनरशिप का पार्ट गवर्नमेंट के पास था। सो civilization developed in China the same way it is developed in the Indus Valley, Mesopotamia and Egyptian. So normally हर civilization फार्मिंग के प्रोसीजर अपने एग्रीकल्चर उसके इरीगेशन के मेथड के थ्रू ही वेल डेवलप्ड होती रही है। जिस सिविलाइजेशन की फार्मिंग एग्रीकल्चर वेल डेवलप नहीं थी वो ज़्यादा टाइम ट्रेवल के लिए चली ही नहीं थी, वो बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो गई थी, बैनिस्ड हो गई थी। एग्रीकल्चर वॉज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। नॉर्मली पावरफुल पीपल्स कंट्रोल करते थे, दैट इज नॉर्मली गवर्नमेंट और उनके रूलर एम्पीरियर वगैरह। All farming land were owned by the wealthy peoples. They allowed peasants to work on the farmers. Normally किसान वगैरह को वहाँ पे अलाउ करते थे, वो वर्कर्स होते थे जो उनके लैंड वगैरह पे काम करते थे। The piece of land was divided into the 9 squares in the shape of the character for water well. जो चाइनीज एक करेक्टर है वाटर वेल, इसको राइट डाउन यू किया जाता है। लेट मी शो यू। ऐसे था। वाटर वेल करेक्टर है जिसको यू राइट डाउन किया जाता है। एक करेक्टर है जिसके टोटल 9 पार्ट्स बनते हैं। टोटल कितने पार्ट्स हमारे पास आते हैं? 9 स्क्वेयर्स। दैट इज गलत बन गया, दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल जो वेल करेक्टर है, वाटर वेल का करेक्टर, वो ये करेक्टर होता है, पहले गलत ड्रॉ किया था, जिसमें टोटल हमारे पास 9 स्क्वेयर्स में डिवाइड होता है। आपका जो फार्म होता है, जो उनका लैंड होता है, वो इस स्क्वायर मीटर्स में डिवाइड किया जाता है 9 पार्ट्स में, जो सिंबलाइज करती है वाटर वेल करेक्टर को। द पार्ट ऑफ द क्रॉप वॉज केप्ट बाय द गवर्नमेंट। This allowed the government to store extra food in the case of disaster struck. So normally जो government है वो unnatural circumstances, कोई भी disaster इस तरह का इवेंट हो जाता है, नॉर्मली अर्थक्वेक वगैरह आ जाए या कोई भी उस टाइम टेबल पे मिसहैप सा हो जाए, तब उस टाइम को बैलेंस करने के लिए वो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती थी। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन एंशिएंट चाइना वर पीसेंट फार्मर्स। नॉर्मली बहुत से लोगों की वहाँ पे जो जॉब्स वो लोग इकोनॉमी के लिए करते, although they were respected for the food they provided for the rest of the Chinese. Although normally most respectful प्रोफेशन भी उस टाइम टेबल पे फार्मर्स का था, क्योंकि बेसिक नीड लोगों की फूड है, फार्मर्स फूड प्रोवाइड करते थे। सो इन दैट केस दे वर रिस्पेक्टेड बाय द अदर सिविलियंस। जो बाकी चाइनीज़ के सिविलियंस थे वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। दे लिव्ड टफ एंड डिफ़िकल्ट लाइफ। सो ऑल्दो जो मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन भी था और मोस्ट रफ एंड टफ भी था। नॉर्मली जो बाकी प्रोफेशन है, दैट इज़ गवर्नमेंट वर्कर्स और मर्चेंट्स और डिफरेंट प्रोफेशन लोग वहाँ पे फॉलो करते थे, तो उनमें सबसे रफ और सबसे डिफ़िकल्ट जो प्रोफेशन था वो फार्मर्स का था। उनकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट गुजरती, काफ़ी रफ लाइफ होती उनकी। फार्मर्स हैड टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट फॉर अबाउट 1 मंथ ईच ईयर। सो नॉर्मली बहुत मेजर फैक्ट है कि जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो पूरे टाइम टेबल पूरे पर ईयर 1 मंथ अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब वो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें मिलिट्री की सर्विस आ जाती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कोई भी ब्रिजेस वगैरह उस टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह पब्लिक होते हैं ना,
अंडर कंस्ट्रक्शन थे, उनमें वो लोग एज अ वर्कर काम करते हैं। पैलेसेस वगैरह जो वहाँ पर डिज़ाइन की जाते हैं उनमें काम करते हैं। सिटी वॉल्स, फार्मर्स नॉर्मली वहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए बहुत मेजर कॉन्सेप्ट था, वॉल्स वगैरह डिज़ाइन की जाती थी प्रोटेक्शन के लिए। सिटी वॉल्स उनको कहा जाता था, जो नॉर्मली पैलेसेस वगैरह में डिज़ाइन की जाती थी। वहाँ पे बहुत मेजर दिस फिगर दैट इज फॉरबिडन सिटी, उनका बहुत फेमस और मेजर आर्किटेक्चर है फॉरबिडन सिटी। एक पैलेस है किसी किंग का, किसी किंगडम का, वहाँ पे जो उस टाइम रूलर था उसका, उसने ये पैलेस डिज़ाइन किया था ड्यूरिंग द चिन डायनेस्टी। जो चिन डायनेस्टी थी, जो फर्स्ट डायनेस्टी में से थी चिन डायनेस्टी, उन्होंने ये पैलेस डिज़ाइन किया था। वो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वॉल्स और गेट्स वगैरह डिज़ाइन की थी। ऑलमोस्ट 26 उसकी जो गेट्स थी उनकी हाइट थी, वो प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया जाता था। सो ये फॉरबिडन सिटी भी बहुत फेमस इनका आर्किटेक्चर, जो अभी भी शंघाई अगर चाइना का कैपिटल है ना, वहाँ पर ये एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन लोग अभी भी देखने जाते हैं। फॉरबिडन सिटी की कुछ एविडेंसेस अभी भी हैं। सो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, पब्लिक प्रोजेक्ट्स, उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। फार्मर्स ऑल्सो हैड टू पे अ टैक्स बाय गिविंग द गवर्नमेंट अ परसेंटेज ऑफ देयर क्रॉप्स। नॉर्मली जो उनकी इकोनॉमी का प्रॉफिट होता था उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती थी जो वो लोग गवर्नमेंट को देते थे अपने प्रॉफिट में से। दैट इज कंसिडर्ड एज अ टैक्स, कि वो लोग टैक्स के तौर पे अपनी गवर्नमेंट को पे करते थे। ये उनका एग्रीकल्चर, उनका आर्किटेक्चर और फार्मिंग का प्रोसीजर था। Another factor that is pottery. Porcelain is made from the special clay which is heated till it's turned into the glass. Porcelain cups, bowls, and dishes are still called China as they were introduced and produced in China. Pieces of clay pottery have been discovered in Chinese hunter-gatherer cave that dates back to the 18,000 years ago. Normally उनकी pottery भी famous थी काफ़ी, जो आप लोगों ने भी देखा होगा चीनी या पत्थर वगैरह के कप्स वगैरह, बाउल्स वगैरह होते हैं, उनको पॉर्कलेन कहते हैं। वो जो उस मटेरियल से, उस स्पेशल क्ले से बनता है, वो पॉर्कलेन होता है। जो प्रोसीजर उसका होता है कि वो एक हीटअप किया जाता है क्ले को, उसको ग्लास में कन्वर्ट करते हैं और उसे डिशेज और कप्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। सो ये भी चाइनीज़ की इकोनॉमी के लिए उनके आर्ट एंड क्राफ्ट में एक मेजर फैक्ट था, दैट इज़ पोट्री। और तो आप लोगों का आज का मेजर टॉपिक आर्किटेक्चर पे था, चाइनीज एंशियंट चाइनीज एग्रीकल्चर पे था और उनकी फार्मिंग के प्रोसीजर पे था। सो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो अटेम्प्ट करने, नोट डाउन करने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट। नेम द एडवांसमेंट मेड बाय चाइनीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या उन्होंने एडवांसमेंट की। उन्होंने एडवांसमेंट की थी बहुत न्यू फर्टिलाइजर्स वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे। मेजर क्रॉप्स न्यू इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट इज राइस, जो प्रीवियस एंशियंट जो सिविलियंस से उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑल दो डिफरेंट टूल्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाए थे उन्होंने। जो पहले टाइम था लोग हाथों से, और जो ऑक्सन वगैरह जो उनसे प्रोसीजर होता था, जो प्लफ वगैरह का पार्ट किया जाता था एनिमल्स के थ्रू, डोमेस्टिकेट करके उनको प्लफ किया जाता था आप लोगों को फील्ड वगैरह को। उसके बाद जो चाइनीज उन्होंने ये एडवांसमेंट की थी कि उन्होंने कुछ डिफरेंट टूल्स वगैरह डिज़ाइन कर दिए थे। सो वो उनकी कुछ मेजर एडवांसमेंट थी, वो भी हम राइट डाउन करेंगे, वो आपको नोट्स में मैं बता दूंगी। सो उसके बाद आप लोगों ने एक और क्वेश्चन करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। Why do you think there is less evidence of ancient Chinese architecture? कि चाइनीज आर्किटेक्चर की एविडेंसेस इतने कम क्यों है, वहाँ पे हिस्ट्री में इतना ज़्यादा क्यों नहीं है, उसके रिसर्चर्स वगैरह ने क्यों इतना डिस्कवर नहीं किया? क्योंकि जो उन्होंने मेजर मटेरियल यूज़ किया था वो वुड था, जो कि पैसेज ऑफ टाइम रोटन हो गया था, उसके कुछ ज़्यादा एविडेंसेस नहीं थे। सो दैट्स वाई कि उनके आर्किटेक्चर के मोस्टली प्रूफ वगैरह अवेलेबल नहीं थे। जो मोस्ट कॉमन थे वो फॉरबिडन सिटी वगैरह थे, बहुत कम है। एक दो टेम्पल्स वगैरह हैं जो अभी के टाइम टेबल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एविडेंसेस बाद में मिली थी। ज़्यादा उनका कोई आर्किटेक्चर डिस्कवर नहीं किया गया था। हाउ वाज फार्मिंग हेल्पफुल, जो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आप 3 क्वेश्चंस करोगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 सिक्स पार्ट एंड 7th पार्ट। हाउ वाज फार्मिंग हेल्पफुल इन डेवलपिंग द चाइनीज सिविलाइजेशन।
सो ज़्यादा फूड था, ज़्यादा पॉपुलेशन थी तो ज़्यादा आपके पास इकोनॉमी के चांसेस थे, ज़्यादा जॉब्स थी, सो ज़्यादा लोग इस तरह इंटरेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी चाइनीज सिविलाइजेशन की। सो ये 3 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करोगे फ्रॉम द नोट्स, आपको ये प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग चैप्टर नंबर, टॉपिक राइट डाउन करोगे, डेट मेंशन करोगे, बोल दो मैंने नहीं की, मैं नोट्स में आपको मेंशन करके दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि उन्होंने क्रॉप्स वगैरह न्यू इंट्रोड्यूस करवाए थे, फर्टिलाइजर्स और टूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए थे। और उनके लेस एविडेंस क्यों थे? क्योंकि उन्होंने मेजर मटेरियल यूज़ किया था वो था वुड का। और जो 7th क्वेश्चन है, that is how was farming helpful in developing the Chinese civilization. That is, farming began in China about 6000 before Christ. It helps the Chinese civilization to develop as farming create more food, आपके पास more possibilities थी, that increase the more population and keep the peoples employed. ज़्यादा employment के chances थे, ज़्यादा jobs थी, ज़्यादा possibility थी, ज़्यादा employment थी। तो that's it, आपकी आज की डायरी है। Attempt question number 2, part 3, part number 6, part number 7. Read page number 46 and do question answers on your notebook. आप इसको learn भी करोगे, read down भी करोगे, write down भी करोगे. That's it. Okay. Allah Hafiz.